हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। हम लोग संविधान को पढ़ रहे हैं और अब तक हमने मौलिक अधिकारों वाले सेक्शन को यानी संविधान के भाग 3 को समाप्त कर लिया है और आज नंबर है संविधान के भाग 4 का, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ये चीज़ हमको देखना ज़रूरी है। इसमें हम सबसे पहले आज क्या देखेंगे कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, ये क्यों हैं, हमको इनकी नीड क्यों है, हमने कहाँ से लिए, संविधान में कहाँ पर ये रखे हुए हैं, इनके वर्गीकरण को समझेंगे। साथ में हम आर्टिकल्स को समझना शुरू करेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। ये वीडियो आपके लिए रामबाण होगा। इसके अगर आप इस वीडियो से पढ़ लेते हैं तो आपको कभी भी फिर नीति निर्देशक तत्व उठाने की जरूरत बुक से भी नहीं पड़ेगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो चलिए शुरू। तो सबसे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आप कहते रहते हैं। फिर ये थोड़ा सा गंदा भी कर देता हूं मैं इसको उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो राज्य के, गला थोड़ा ख़राब है तो बीच में ऐसे कुछ करना पड़ सकता है, तो आप एडजस्ट कर लीजिए। तो जो भाग 4 है उसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अब आप लोग क्या करते हैं कि उठाते हैं, पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, पर चीज़ों को समझना चाहिए। हमेशा चीज़ों को समझना चाहिए कि एक्चुअली में वो हैं क्या। तो डीपीएसपी, अब देखो मैं इतना लंबा नाम नहीं बोलूँगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसे नहीं बोलूँगा। जब भी मुझे राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलना होगा तो मैं डीपीएसपी बोल दूंगा। आप भी इस चीज़ को ध्यान रखें। डीपीएसपी इंग्लिश में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, ये आपको याद रखना है। तो डीपीएसपी है क्या, सबसे पहली बात तो यही निकल के आती है कि डीपीएसपी है क्या। तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्या है। तो राज्य, देखो राज्य के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी। जब भी हम राज्य के बारे में बात करेंगे, संविधान में, विधि में, कानून में, जब भी हम राज्य के बारे में बात करेंगे तो हमको पूरे देश से उसका मतलब लगाना है, न कि हमको उत्तर प्रदेश से, बिहार से, एमपी से, राजस्थान से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, झारखंड से, है ना, मतलब राज्यों से इसका मतलब नहीं लगाना है, या कर्नाटक से, तमिलनाडु से, उससे इसका मतलब नहीं लगाना है। मतलब लगाना है राज्य का पूरे देश से। जब तक, कब तक लगाना है राज्य से मतलब, जब तक स्पेशली बोल ही ना दिया जाए कि भाई फलाना राज्य, तो राज्य का मतलब पूरे देश से। तो राज्य या सरकार को, ठीक है, राज्य या केंद्र सरकार है, ये केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। पहले मैं राज्य के पर्पस से समझाता हूं। जो डीपीएसपी है वो राज्य को दी गई सलाहें हैं। संविधान का भाग 4 जो है ना, वो सलाह के तौर पे दे दिया गया है कि राज्य को, देश को सलाह के तौर पे दे दिया गया है कि भाई हम इसमें कुछ बातें लिख रहे हैं, आपको जब टाइम मिलेगा ना आगे, तो देश को और बेहतर बनाने के लिए, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। कल्याणकारी राज्य मतलब ऐसा राज्य जिसमें रह रहे लोगों का सबका भला हो, उनके पास सारी सुविधाएं हों, सब चीज़ें उनके पास हों, उनको कोई भी कष्ट ना हो, ऐसा राज्य कल्याणकारी राज्य होता है। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हम कुछ बातें यहाँ पर लिख के दे रहे हैं। जब भी आपको टाइम मिलेगा आप क्या कर लेना, इनके कानून बना लेना, या कानून बनाते हुए इन चीज़ों का ध्यान रख लेना, विधि बनाते हुए इन चीज़ों का ध्यान रख लेना। ऐसी हम आपको सलाह दे रहे हैं, ऐसी हम आपको एडवाइस दे रहे हैं, उसका नाम है डीपीएसपी। तो यहाँ पे अब देखो क्या चीज़ है, या तो राज्य बोलो और या फिर हम यहाँ पे बोल दें सरकार को। अब राज्यों को सलाह दी जा रही है, इसका मतलब सलाह किसको दी जा रही है, सरकार को सलाह दी जा रही है। देखो कानून बनाने का काम कौन करती है, सरकारें करती हैं। और ये तो कहने वाली बात है कि सरकारें करती हैं, एक्चुअली में विधायिका करती है। देखो विधि के शासन में 3 चीज़ें होती हैं, विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। विधायिका, विधायिका शब्द में जो एक शब्द है, छोटा शब्द है, वो विधि छुपा हुआ है। विधि हिंदी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं कानून, इंग्लिश में कहते हैं लॉ। मतलब कि ऐसी संस्था या ऐसी बॉडी जो कानून बनाने का काम करती है उसको कहते हैं विधायिका। दूसरी बात है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव। जो उसके बाद दूसरी संस्था है जिसको कार्यपालिका कहा जा रहा है, जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ऐसी संस्था है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाती है। विधायिका कानूनों को लागू करवाती है, ये काम है कार्यपालिका का, एग्जीक्यूशन का। और तीसरी बचती है जो न्यायपालिका,
जो हमारा जुडिशरी बचती है, उसके दो काम हैं। पहला काम है विधायिका द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानूनों को ये देखना, उनका जुडिशियल रिव्यू करना। आर्टिकल 13 मैंने आपको बताया था, न्यायिक समीक्षा करना कि वो जो कानून विधायिका ने बनाए हैं क्या वो संविधान को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, मौलिक अधिकारों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, ये देखना। और दूसरा काम है कि जो वो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, उनको फॉलो नहीं करता है, तो उनको सजा देने का काम करता है न्यायपालिका। तो आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो यहां पे देखो क्या चीज है, ये राज्य के लिए सलाहें हैं या सरकार के लिए सलाहें हैं। तो अब जो विधायिका है वो दोनों ही होती है, केंद्र में भी विधायिका है, केंद्र में विधायिका है हमारी संसद, और राज्यों में जो राज्य होते हैं हमारे, जैसे यूपी है, जितने भी राज्य हैं, यूपी है, एमपी है वगैरह, जितने भी राज्य हैं, इन राज्यों में जो विधायिका होती है वो होती है विधानमंडल। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। सामान्यतः विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। पहला है विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद, दूसरा जो सदन है ये कहीं कहीं राज्यों में है, ठीक है, इनके बारे में जब आगे जाएंगे तो बताएंगे, और तीसरा है राज्यपाल। तो ये भी कानून बनाने का काम करते हैं, और केंद्र में जो संस्था है संसद, वो भी कानून बनाने का काम करती है। तो ये जो कानून बनाने का काम कर रहे हैं, इनको सलाह है कि भाई तुम इन चीज़ों का ध्यान रखना, और अपने कानून बनाते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखना, और साथ में क्या काम करना, आप लोग इन पर भी कानून बना देना जो हम बता रहे हैं। अब जब संविधान बन ही रहा था तो वो तभी कानून बना देते, बाद के लिए क्यों रोक दिया? देखो, तब देश का विभाजन हुआ था, देश ऐसी स्थिति में नहीं था जो इतने मतलब भारी भरकम नियम कानूनों को झेल सके। आगे हम पढ़ेंगे, बहुत भारी भरकम कानूनों के बारे में इसमें जिक्र किया गया है पहले ही, आपको अभी पता लगेगा, आगे चलेंगे चीज़ों को बिल्कुल निष्पक्ष तौर से सब चीज़ें पढ़ाऊंगा और समझ में आ जाएंगी सब चीज़ें, इस बात की चिंता मत करना। तो ऐसे नियम कायदे कानूनों को उस समय झेलने की परिस्थिति में भारत नहीं था, और ना ही उतना सामर्थ्य था, ना ही उतनी स्टेबिलिटी थी देश में, क्योंकि विभाजन हुआ था, सांप्रदायिक दंगे वगैरह हो रहे थे। तो तब ये काम नहीं किया गया, बाद के लिए इन चीज़ों को बचा दिया गया। तो अब राज्य या सरकारों को दी गई सलाहें या प्रावधान ही कर दिए गए, सलाहें दी गई, जिससे शासन व्यवस्था को ऐसी सलाहें, ऐसे प्रावधान हैं जिससे शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक रूप दिया जा सके। लोकतांत्रिक रूप आप समझते होंगे, मैं आपको पढ़ा के आया हूं, कहां पे, प्रस्तावना में पढ़ा के आया हूं। लोकतंत्र का सीधे मतलब है जो अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है। तो ऐसी शासन व्यवस्था को बनाने के लिए, या एक अच्छी शासन व्यवस्था को बनाने के लिए जिसमें लोकतंत्र का रूप दिखाई दे, ऐसी सलाहें हैं क्या, डीपीएसपी। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात है, जो संवैधानिक सभा है, जो हमारी संवैधानिक सभा है जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया, उसके संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। आपको नाम ध्यान रखना है। संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। उन्होंने 2 तरह के अधिकारों की बात की थी। एक तो न्यायोचित अधिकार और दूसरे गैर न्यायोचित अधिकार। अब जो न्यायोचित अधिकार हैं उन्हीं का नाम है मूलाधिकार, जो भाग 3 में है, और जो गैर न्यायोचित अधिकार हैं उन्हें क्या नाम दिया गया, उन्हें राज्य के नीति निदेशक तत्व नाम दिया गया। तो आपको एक चीज याद रखनी है, अगर पूछा जाए कि बी.एन. राव ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को क्या कहकर पुकारा, तो गैर न्यायोचित अधिकार। यानी कि अब न्यायोचित और गैर न्यायोचित मतलब कि ऐसे अधिकार जिनको न्याय के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, उनको न्यायिक अधिकार। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पढ़ा है, मौलिक अधिकार जो हैं वो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा प्रवर्तन में लाए जा सकते हैं, जबरन प्रवर्तन में लाए जा सकते हैं यहाँ पे। बट ये जबरन परिवर्तन में नहीं लाए जा सकते, वहां पे है हैज टू हैव टू, वहां पे देने पड़ेंगे अधिकार, वहां पे राज्य को अधिकार देने पड़ेंगे नागरिक को। पर यहां पे है कि आप दे दो तो अच्छा है, चाहिए की सेंस है, सलाह है, भाई तुम ऐसा कर लो तो अच्छा है। तो ये गैर न्यायोचित अधिकारों के बारे में बात की गई है। उसके बाद भारत में एक महान्यायवादी हुए, अटॉर्नी जनरल हुए, पूर्व महान्यायवादी हुए। अभी महान्यायवादी कौन है, उनका नाम आप मेरे को लिख के बताएंगे। पहले हुए एस सी सीतलवाड़ साहब ने
डीपीएसपी को प्रस्तावना का विस्तृत रूप कहा। प्रस्तावना हमने पढ़ी, हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न, ये सब चीज़ें थी। सामाजिक आर्थिक न्याय है ना, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ये गरिमा, जीवन की राष्ट्रीय एकता, अखंडता, ये शब्द भारी भारी कम शब्द हमने पढ़े, इनका अर्थ वहाँ पे समझा। तो प्रस्तावना का विस्तृत रूप कहा किसने? महान्यायवादी जी ने कहा, पूर्व न्यायवादी शीतलवाड़ साहब ने ये कहा। अब डीपीएसपी है क्या, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, किसने क्या कहा इनके बारे में वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमको इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसा मैं आपको पहले बता ही चुका हूं कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, एक ऐसे राज्य की स्थापना के लिए जिसके सभी नागरिक खुशहाल हो जाएं, ऐसी सलाहें दी गई कि आप भारत के, मतलब राज्य के, भारतीय संविधान की बात करी जा रही है तो भारत के बारे में बात करेंगे, कि बताया गया कि आप ऐसे प्रोविजंस लागू करिए, ऐसे प्रोविजंस को बनाइए, ऐसे ऐसे नियम कायदे कानून बनाइए जिनकी सलाह हम दे रहे हैं, जिससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, जिससे सबका भला हो, ऐसे राज्य की आप स्थापना कर रहे हैं, इसलिए हमको इसकी जरूरत पड़ी। अब तीसरे, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कहाँ से लिए गए हैं? अब देखो, आपको पता है कि संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन तक मेहनत करी, अलग अलग देशों के संविधान पढ़े, जो बहुत बेहतरीन उपबंध थे। मैंने संविधान के स्रोतों में पढ़ा दिया है कहाँ से क्या लिया गया है, जो जहाँ से बेस्ट चीज़ थी उसको अपने अनुसार ढालकर हमारे संविधान सभा के विद्वानों ने लिया। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर स्रोत से क्वेश्चन पूछता है ना कि कौन कहाँ से लिया गया, तो सबसे पहला नाम डीपीएसपी का होता है। तो डीपीएसपी हमने कहाँ लिए? आयरलैंड के संविधान से लिए। आयरलैंड के संविधान से लिए, कई बार लिखा रहता है आयरलैंड से लिए, कई बार लिखा रहता है आयरलैंड के संविधान से लिए, और कई बार लिखा रहता है आयरिश संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, आयरिश संविधान से लिए। तो तीनों ही एक ही बात है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब भारतीय संविधान में कहाँ से कहाँ तक स्थित हैं, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, भाग है 4, भाग 4 में स्थित हैं, भाग 4 में इनको रखा गया है, और अनुच्छेद है 36 से लेके 51 तक। अनुच्छेद है 36 से लेके 51 तक, क्योंकि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक तो मूल अधिकारों की चर्चा थी, उसके बाद 36वां जो शुरू हो जाता है, 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी की चर्चा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा, बहुत चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्रिस्टल क्लियर होगी हर चीज़। तो अपना प्यार दिया करो यार, मतलब मैक्सिमम शेयर किया करो। कुछ लोग बोलते रहते हैं कि सर आपकी क्लासेस इतनी बढ़िया होती हैं कि हम दूसरों को शेयर क्यों करें, वो पढ़ के हमसे ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा। ये सब बेकार की बातें होती हैं। देखो, अब अगर आपके अंदर दम है तो आपको कोई काट नहीं सकता। अगर आपके अंदर सच में मेहनत करने की लगन है तो आपको कोई काट नहीं सकता। और अगर आप मेहनत करेंगे ना जी जान से, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, हो सकता है थोड़ा आपकी हिम्मत की परीक्षा हो रही हो, पर आप कामयाब जरूर होंगे, आप कामयाब जरूर होंगे। और मैं एक बात आज बोल रहा हूँ। मैं जब एनसीसी में था तो हमारे एक सूबेदार मेजर साहब थे, उन्होंने बोला था कि मेहनत करने वालों की कमियां भी टाइम पर वो ऊपर वाला छुपा लेता है। मेहनत करने वालों की कमियां भी टाइम पर वो ऊपर वाला छुपा लेता है। तो इसलिए उन पर विश्वास रखो, ऊपर वाले पे। अगर आप मानते हो तो, नास्तिक हो तो खुद पे विश्वास रखो, पर नास्तिक होना नहीं चाहिए। भारत जैसे देश में रह के तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत एक धर्म प्राण देश है और भारत को समझाएंगे। मैंने एक चैनल और बनाया हुआ है, आप देखना उसको, एंशिएंट मोटिवेशन करके है, उसका लिंक मैं कभी दे दूंगा, कल की एक वीडियो में दिया था। तो उस पर मैं समझाऊंगा आपको कि भारतीय संस्कृति है क्या चीज़ एक्चुअली में। हम लोग भारतीय संस्कृति की बात करते रहते हैं। तो मेन चीज़ यह है कि भाई देखो, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना मतलब लिखना पड़ता है। देखो, मैं ये चाहूँ यही वीडियो मैं 1.5 घंटे में पढ़ा सकता हूँ, पर उसमें क्या है, आपका बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है आपका उसमें। अब मैं लिख के तैयार रखता हूँ, आके मेरे को एक्सप्लेन करना होता है बस, और उसमें आपको समझ में आ जाता है। 1.5 घंटे की वीडियो 20-25 मिनट में ख़त्म हो जाती है। अपने तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, चीज़ों को समझते रहो, और भाई मैक्सिमम शेयर करो, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे को भी कहीं ना कहीं उसका थोड़ा फल मिलना चाहिए, ठीक है। और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, वीडियो लाइक किया करो। चलो ठीक है, अब इनके वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। अब 36 से लेके 51 तक की चर्चा है। 36-37 में
किसी भी नीति निर्देशक तत्व की बात नहीं है। एक्चुअली में बात शुरू होती है 38 से, अनुच्छेद 38 से लेकर 51 तक ये सिद्धांत दिए गए हैं, ये सलाहें दी गई हैं। तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 3 भागों में बांटा गया है। पहली बात तो है समाजवादी डीपीएसपी, समाजवादी हैं, दूसरे हैं उदारवादी और तीसरे हैं गांधीवादी। यानी कि समाजवादी डीपीएसपी वो हैं जिसमें समाज का ध्यान रखा जाता है। समाजवादी सिंपल है, समाजवाद यानी कि समाज के हितों का जिसमें ध्यान रखा जाता है, समाज के बारे में जिसमें बात की जाती है, ऐसा वाद समाजवाद, जिसमें कोई भी छोटा बड़ा ना हो, जिसमें बहुत ज़्यादा अमीर ना हो, लोग बहुत ज़्यादा गरीब ना हो, एक संतुलन बना रहे, सुख सुविधाएं सबको मिलती रहें, ऐसा जो वाद है वो समाजवाद है। तो इस तरह की समाज के संबंध में जो बात करते हैं सिद्धांत, उनको समाजवादी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया। उदारवादी किसको बोलते हैं? लिबरल को, है ना, लिबरल उदारवादी। यानी कि ऐसे नियम कायदे कानून या ऐसी सलाहें जिससे देश के अंदर रहने वाले लोगों के प्रति उदारता दिखे, उनका कल्याण हो, उनका भला हो, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए वो काम किए जाएं। तो ऐसे जो सिद्धांत हैं उनको उदारवादी सिद्धांत कहा गया। और गांधी जी ने जिनके बारे में बात की डायरेक्टली, उनको कहा गया गांधीवादी सिद्धांत। देखो आपको एक बात बताता हूं, हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं सब एक से बढ़कर एक हुए हैं, बस हम उनको अपनी निगाह से देखते हैं। अब गांधी जी को तमाम यूथ गाली देता है, कुछ का कुछ बोलता है, हमारे लिए सब लोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब गांधी जी की मनोवृत्ति के हिसाब से आपने कभी सोचा नहीं है, गांधी जी किस स्थिति में रहे होंगे सोचा नहीं है, तो आपको गांधी जी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है, ऐसा आपको मानना चाहिए। देखो जो लोग पढ़ते हैं ना अच्छे से, जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, उनको पता है कि गांधी जी ने क्या क्या काम किए हैं, ठीक है। और हमारे देश में क्रांतिकारी के 2 दल बने हुए थे, एक तो गरम दल बना हुआ था, एक नरम दल बना हुआ था। दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप ये नहीं कह सकते कि केवल गांधी जी की वजह से स्वतंत्रता मिल गई, आप ये नहीं कह सकते कि केवल जो हमारी यंगस्टर्स थे जिनमें चंद्रशेखर आज़ाद हुए, भगत सिंह हुए, केवल उनकी वजह से स्वतंत्रता मिल गई। और मैं आपको तीसरी बात बता दूं अगर कि ना तो गांधी जी की वजह से मिली, ना मिली जो हमारे गरम खून वाले क्रांतिकारी थे। अगर मैं ऐसी बात बता दूं आपको तो आपको कैसा लगेगा? एक्चुअली में देखो ये भी एक थ्योरी है कि अंग्रेज किसी के भगाने से नहीं भागे हैं, वो चले गए अपनी मर्जी से, क्योंकि उन्होंने 1914 से 1918 तक यानी 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ लिया, दूसरा विश्व युद्ध लड़ लिया 1939 से 45 तक, 6 साल वहाँ युद्ध लड़ लिया। तो उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं बचा था कि वो भारत की सत्ता को संभाल सकें। तो उन्होंने क्या काम किया कि ठीक है भाई, तुम लोग शोर शराबा मचा रहे हो, जाओ निकलो, छुट्टी, बात खत्म। और आप ये चीज़ देखिए कि भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए कोई बात आई, जब वो कब आई? वो 1946 का कैबिनेट मिशन आया, और 1945 के बाद आता है, और 45 में युद्ध खत्म हुआ। 45 तक लगता रहा ब्रिटेन को कि हम संभाल सकते हैं, उसके बाद ब्रिटेन को लगने लगा नहीं भाई यार अपने से संभल नहीं रहा है, निकलने में फ़ायदा है। तो उन्होंने कहा भाई कैबिनेट मिशन भेज दो, स्टेफोर्ड क्रिप्स को भेज दो, अलेक्जेंडर को भेज दो, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस को भेज दो, और इनका मामला सुलझा दो और कह दो ठीक है हमने तुम्हें देश दे दिया। ये भी एक थ्योरी है। तो कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। और गांधी जी पूर्णतः भारतीय संस्कृति में विराजमान पुरुष हैं, कभी उनके बारे में आप देखना। मेरे लिए दोनों ही आदरणीय हैं, और कुछ भी मतलब फालतू कमेंट मत करना इस बारे में। तो समाजवादी जो डीपीएसपी आते हैं उसमें आर्टिकल 38 आता है, मैं यहाँ पे भी समझाऊंगा आपको। आर्टिकल 38 आता है, आर्टिकल 39 आता है, 42 आता है, और आता है आर्टिकल 43A यानी 43 जो है आर्टिकल, उसके कुछ उपबंध यहाँ दिखाई देंगे और कुछ उपबंध आपको गांधीवादी में दिखाई देंगे, ठीक है। उदारवादी में आता है 44, 45, 48A, 49, 50 और 51, और गांधीवादी में आता है 40, 43, 43B, 46, 47 और 48, ये आता है। इनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब सीधे चलते हैं आर्टिकल 37 में। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो 36वां और 37वां है उसमें किसी भी निर्देशक तत्व की बात नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखी हुई हैं। तो 37 के बारे में बात कर लेते हैं पहले। देखो 37 क्या कहता है, मैंने आपको पहले बात बता दी कि BN राव जी ने कहा कि 2 प्रकार के अधिकारों की बात करते हैं, एक तो न्यायोचित
और एक गैर न्यायोचित। जो न्यायोचित हुए उनको मौलिक अधिकार कह दिया, गैर न्यायोचित को क्या कह दिया, डीपीएसपी कह दिया। तो जो मौलिक अधिकार हैं वे मजबूरी हैं, सरकार को देने पड़ेंगे, सरकार नहीं देगी तो कोर्ट दिलवाएगा। बट जो गैर न्यायोचित हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो डीपीएसपी हैं, ये सलाहें हैं। अब सरकार माने ना माने, कोर्ट जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 37 में यही बात लिखी हुई है कि जो डीपीएसपी हैं ये न्यायपालिका द्वारा जबरदस्ती लागू नहीं करवाए जा सकते, जबरदस्ती प्रवर्तन में नहीं लाए जा सकते, क्योंकि सलाह होती है। देखो एक बार तो क्या कहते हैं हमारे पिताजी, क्या कहते हैं, तुम ये काम कर लो नहीं तो थप्पड़ लगेगा तुम्हें। हम बोलेंगे कि पापा मार लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि भाई पिटे या ना पिट, काम तो करना पड़ेगा, तुझे काम करना पड़ेगा, ठीक है। देखो तीन चीजें होती हैं, एक तो होता है ought to, एक होता है मस्ट और एक होता है शुड। ये तीनों चीजों आपको, शुड में होता है चाहिए कि तुमको ये काम कर लेना चाहिए, मस्ट में होता है कि भाई तुमको मतलब प्रेशराइज किया जा रहा है कि तुमको करना पड़ेगा, पड़ेगा और चाहिए के बीच की बात है। और ought to में तो जबरदस्ती के तुम करो भाई ये काम, तुमको करना पड़ेगा, हैज टू हैव टू की सेंस चली जाती है। तो जो डीपीएसपी हैं उनको न्यायपालिका द्वारा जबरदस्ती प्रवर्तन में नहीं लाया जा सकता। दूसरी बात है, इसी आर्टिकल में कही गई बात है कि राज्य का कर्तव्य है, आर्टिकल 37 राज्य का कर्तव्य, बार बार राज्य के बारे में नहीं बताऊंगा, राज्य का मतलब पता होगा। इसमें डीपीएसपी के बारे में बात बोली जा रही है 37 में कि राज्य का कर्तव्य है कि जो जो हमने सलाहें आगे दी है ना उनका उपयोग करे राज्य, कानून बनाए, उनका उपयोग करके कानून बनाए, उनका उपयोग करके कानून बनाए। अब कानून बनाए इसमें दो सेंस निकलती हैं, या तो जो पॉइंट हमने दिए हैं आगे इन पे कानून बनाए, या जो कोई कानून बना रहा है और जो डीपीएसपी से संबंधित है तो इन प्रावधानों को भी थोड़ा देख लें, इन सलाहों को भी देख लें और आगे बढ़ें। तो ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। देखो आप यहां से पढ़ लोगे ना, फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, डायरेक्ट आ जाए, कूट में आ जाए, कथन निष्कर्ष में आ जाए, कैसे भी आ जाए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती है, ठीक है। इसलिए कभी बड़े क्वेश्चन से डरना नहीं चाहिए। जितना बड़ा होता है ना, जितना आदमी बड़ा होता है उसकी कमजोरी कहीं ना कहीं छोटी होती है, इसको पकड़ लेना चाहिए। उसके बाद अब सीधे आ जाते हैं, अब सीधे आ जाते हैं। देखो आपको चीज दिखाई देगी, जो आर्टिकल 38 है वो समाजवादी डीपीएसपी है। वो कैसा डीपीएसपी है? वो समाजवादी डीपीएसपी है। क्या बात की जा रही है, क्या बात की जा रही है इसमें? आर्टिकल 38 में बोला जा रहा है कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए। राज्य को बोला जा रहा है कि आप एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाओ जिससे लोक के कल्याण की वृद्धि हो। लोग किसको बोला जा रहा है? पब्लिक। कि आप ऐसी कोई एक सोशल मैनेजमेंट तैयार खड़ा करो जिससे मतलब जो देश में रह रहे लोग हैं, जो पब्लिक है, देश में रह रही पब्लिक है, उनके कल्याण की वृद्धि हो। तो राज्य को 38 में बोला जा रहा है, 38 में सलाह दी जा रही है कि आप ऐसे सामाजिक व्यवस्था बनाएं जिससे लोक कल्याण में वृद्धि हो, लोक कल्याण की वृद्धि हो। ये बात आई। अब मतलब अब और स्पेसिफिकली क्या बात बोली जा रही है, और गहराई में जाके बात बोली जा रही है। अब देखो लोक कल्याण की बात आ रही है, यानी समाज की बात आ रही है, और समाज की बात आ रही है तो कौन से में जाएगा? समाजवादी में जाएगा। क्लियर हो रही होगी बात बहुत अच्छे से। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था बनाए, ये बात होगी। तो अब इसी में 38 में एक दो बातें और कही गई हैं। अब लोक कल्याण कैसे होगा? लोक कल्याण कैसे होगा कि भाई आप स्कीम्स चलाओ, लोगों को फायदा पहुंचाओ, जहां जिस चीज की जरूरत है उसको योजना के माध्यम से पहुंचाओ। जो भी योजनाएं लॉन्च की जाती हैं वो लोक कल्याण के लिए तो की जाती हैं, जो भी स्कीम्स आती हैं वो लोक कल्याण के लिए तो आती हैं। तो इसमें समझने की बात है। फिर आगे क्या बात बोली जा रही है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय से संबंधित कुछ बात कीजिए आप, जिससे लोगों को सामाजिक न्याय मिले, जिससे आर्थिक न्याय मिले, जिससे राजनैतिक न्याय मिले। यहाँ पे ध्यान दे लो आप, सीतलवाड़ साहब क्या कह रहे हैं कि प्रस्तावना का विस्तृत रूप है, प्रस्तावना का विस्तृत रूप है क्या? डीपीएसपीज। और वहां पर भी बात की जा रही थी प्रस्तावना में सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय की, और सेम बात यहां पे की जा रही है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। उसके बाद आर्टिकल 38 में ही बात की गई है कि आय की असमानता को कम करें। ऐसा कुछ, ऐसी हमारी सलाह है कि भारत में आय की असमानता है। अंबानी साहब करोड़ों अरबों खरबों में कमा रहे हैं और किसी गांव के, किसी छोटे से जिले के, किसी छोटी तहसील में, किसी छोटे गांव में, किसी छोटे
घर में, टूटे फूटे घर में एक आदमी बैठा हुआ है जो 200 रुपये प्रतिदिन भी नहीं कमा पा रहा है, 100 रुपये प्रतिदिन भी नहीं कमा पा रहा है, तो कितनी असमानता है आय में, इस असमानता को कम करने का प्रयास करें, ये बात की जा रही है आर्टिकल 38 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आर्टिकल 38 क्या बात कर रहा है? समाजवादी डीपीएसपी है, वो चीज यहां पे दिखाई दे रही है। उसके बाद अब देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये सलाहें दे दी गई, पर हमको ये चीज सोचनी पड़ेगी कि ये सलाहें सरकारों ने मानी क्या? आगे आके इन सरकारों ने इनको एग्जीक्यूशन में लिया क्या? सरकार ने इनको माना क्या? बिल्कुल माना। इनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो मानी गई, और आर्टिकल 38 का ही प्रभाव था कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएं जिससे लोक कल्याण की वृद्धि हो और तमाम तरह का, मतलब लोगों का भला हो कुल मिला के। तो इसी चीज का इंपैक्ट था कि भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई, और 2014 में जब वर्तमान सरकार पहली बार आई थी तो उन्होंने योजना सरकार के स्थान पर एक अन्य आयोग चला दिया, जिस आयोग का नाम है नीति आयोग। जिस आयोग का नाम है नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, ये कमेंट में लिखना न भूलें आप, ठीक है। उसके बाद 38वां समाजवादी है, 39वां भी क्या है? समाजवादी है। अब समाज से संबंधित बात की जाएगी। आर्टिकल 39 में बात आई है स्त्री और पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन के। इस चीज का ध्यान रखे सरकार, ऐसा कोई कानून बनाए सरकार कि स्त्री और पुरुष यदि समान कार्य करते हैं तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुरुष अगर मजदूरी करने जा रहा है तो उसको 500 रुपये दिहाड़ी मिल रहा है, और स्त्री अगर करने जा रही है तो लोग बोल देंगे अरे तुमने काम ही कितना किया, जबकि काम समान किया है, उसको 300 रुपये दे रहे हैं। तो ये है समान कार्य के लिए असमान वेतन। तो सरकारों को ये सलाह दी जा रही है कि आप कोई ऐसा नियम, ऐसा कानून, ऐसा कायदा लेके आए जिसके माध्यम से स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात आती है किसमें? आर्टिकल 39 में आती है। उसके बाद दूसरी बात जो आती है इसमें, बालकों के शोषण के विरुद्ध कोई ऐसा कानून बनाएं जिससे उनके शोषण से रक्षा हो उनकी। ये सब बात संविधान में पहले से नहीं थी, इसको बाद में जोड़ा गया। बालकों के शोषण के विरुद्ध कोई ऐसा कानून बनाएं जिससे उनकी रक्षा हो सके शोषण से। और ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन सन 1976। बहुत प्रसिद्ध संशोधन है। इसी संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ था। ये बात मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, बच्चों बोलना ठीक नहीं है, आप मेरे दोस्त हो, मैं दोस्त बोलता हूँ, थोड़ा गलती से निकल गया। तो दोस्तों, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, इसको 1976 के संविधान संशोधन को। और आर्टिकल 39A ये भी जोड़ा गया किससे? 1976 के 42वें संविधान संशोधन से, जिसमें बात की गई कि समान न्याय मिले। समान न्याय। अब ये समान न्याय क्या चीज है? समान न्याय से मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति न्याय मांगने जाता है तो उस व्यक्ति के लिए न्याय उतना ही सुलभ हो। यदि कोई गरीब व्यक्ति न्याय मांगने जाता है तो उस गरीब व्यक्ति के लिए भी, उस असहाय व्यक्ति के लिए भी, उस परिस्थिति के मारे हुए व्यक्ति के लिए भी न्याय उतना ही सुलभ हो जितना किसी एक अमीर आदमी के लिए हो। इसको बोलते हैं समान न्याय। समान न्याय यानी कि बराबर न्याय मिले। ऐसा ना हो कि उसको जल्दी न्याय मिल गया और गरीब आदमी बैठा हुआ है। बट ये चीज़ें कहाँ दिखाई देती हैं? समान न्याय कहाँ दिखता है? लोग फटाफट पैसे देते हैं, तारीखें लगवा लेते हैं, कुछ भी होता है, पैसों के दम पे सब काम होता है। तो ये चीज़ें दिखाई नहीं देती। और दूसरी बात है कि कोई भी आदमी रुपये पैसे की कमजोरी के कारण उसको न्याय ठीक से नहीं मिल पा रहा। अब रुपया पैसा नहीं होगा तो अच्छा वकील नहीं हायर कर पाएगा, अच्छा वकील हायर नहीं कर पाएगा तो उसको न्याय कैसे मिलेगा? माना जाता है कि भाई बड़े वकील साहब जब जाएंगे तो फैसला कुछ और होगा, ऐसा कुछ बोला जाता है। पर इस चीज़ का भी समाधान आर्टिकल 39A कर रहा है, सरकार को कह रहा है कि आप निःशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड करवाइए। आप निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क मतलब फ्री में, विधिक सहायता, कानूनी सहायता जो भी उस व्यक्ति को चाहिए तो वो आप प्रोवाइड करवाइए। तो आर्टिकल 39A में क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता।
अब जो आर्टिकल 39 है, इससे संबंधी भी कोई काम हुआ है क्या? स्त्री पुरुषों के समान वेतन के बारे में कुछ बात हुई क्या? बिल्कुल बात हुई। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 इसी आर्टिकल को ध्यान में रख के लाया गया और इसी में समान वेतन समान कार्य की बात की गई। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किसका परिणाम है? किसका परिणाम है? आर्टिकल 39 का परिणाम है। आपको बात क्लियर हो रही होगी और मजा आ रहा होगा क्लास में। और आज के आखिरी उसकी बात कर लेते हैं। देखो ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना मकसद नहीं है, हो सकता है अभी अच्छी खासी लंबी वीडियो हो गई हो। और आर्टिकल 40 क्या है आपको पता लगेगा गांधी जी की सोच कितनी ब्रॉड थी। आर्टिकल 40 क्या है? गांधीवादी दी मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों के गठन की बात की जा रही है। यानी गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी चाहते थे कि शासन केवल ऊपरी स्तर पर न रहे, केवल केंद्र में शासन ना रहे, केवल राज्यों में राज्य स्तर पर शासन ना रहे, शासन स्वशासन में बदले। लोग अपना शासन खुद करें, अपनी व्यवस्था खुद करें। और इसी स्वशासन को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने जिस सिद्धांत की चर्चा की वो है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों के बारे में जब बात आएगी तो बताएंगे। और ये जो 40वां आपसे पूछा जा सकता है ग्राम पंचायतों का गठन किस प्रकार का डीपीएसपी है, तो बोलना पड़ेगा गांधीवादी डीपीएसपी है। तो ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में है और ये लिखा गया था पहले से ही जब से संविधान बना था और इसका क्रियान्वयन भी हो गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 से ग्राम पंचायतों की स्थापना भारत में हुई, इसको संवैधानिक दर्जा मिला। और 74वां संविधान संशोधन 1992 जिससे नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। अब आप बोलोगे कि सर ये 92 है 93 है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। जो बुक्स लक्ष्मीकांत में भी ये बात लिखी हुई है, नीति आयोग की साइट पे भी ये बात लिखी हुई है, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। इसके बारे में कोई भी चर्चा ना करें। बिल्कुल मैंने देख के बहुत अच्छे से चीज़ों को निकाला है। तो उम्मीद करता हूँ पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा और मैक्सिमम शेयर करिए भाई, आपका चैनल है इसको बढ़ाइए। और इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।